तो आज हम सामाजिक विज्ञान में भारत एवं समकालीन विश्व जिसमें खंड 1 में घटनाएं और प्रक्रियाएं दिया हुआ है, इसमें हम यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पार्ट 2 है। इसमें हम बात करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद जो 9th में हम पढ़ चुके हैं, उसी का कुछ अंश है जो इसमें दिया हुआ है। यूरोप में राष्ट्रवाद, हम उसके बारे में आप जानते हो यूरोप के बारे में। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। यूरोप क्या है? एक महाद्वीप है। इस महाद्वीप के अंतर्गत जो देश है उसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्रवाद की बात आ रही है कि यूरोप में राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद का सामान्य अर्थ क्या होता है कि जब कोई देश पर अत्याचार हो या देश पर हो या वहां पर रहने वाले नागरिकों पर हो, जब अत्याचार हो, उसके उनके अधिकारों का ठीक है हनन होता हो, ऐसी स्थिति में वहां के लोग एक सामूहिक संगठन बनाकर क्या करते हैं? एक विरोध करते हैं, सरकार के खिलाफ विरोध करते हैं, वो देश के प्रति राष्ट्रीय जागृति लाते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद। क्लियर हो गया? राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? यानी वहां के स्थानीय लोगों द्वारा देश के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं या देश पर जो अत्याचार होता है या स्वयं पर अत्याचार होता है, उस अधिकारों के हनन के लिए बचने के लिए जो संघर्ष करते हैं, उसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। तो हम इसी कड़ी में यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप पहले 9th क्लास में पढ़ चुके हो कि यूरोप में फ्रांस हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई सन 1789 को। यूरोप में जब फ्रांस देश पड़ा है तो फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो कब हुई थी? 14 जुलाई 1789 को। उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। उस समय राजा कौन था? लुई 16वां। हमने 9th में पढ़ा है कि जब लुई 16वां के समय वहां पर राजा था तो वहां पर समाज 3 भागों में बटा हुआ था। कितने भागों में बटा था? 3 भागों में। एक पादरी, दूसरा ओलिवर और तीसरा कौन सा था? वहां पर मजदूर और व्यापारी वर्ग था, कृषक। ये 3 भागों में समाज बटा हुआ था। तो इस अध्याय से हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की सूची श्रृंखला तैयार की है। इन वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न ये हो रहा है कि सबसे पहले प्रश्न हम बात करते हैं कि फ्रेडरिक सायरू कौन था? फ्रेडरिक सायरू कौन था? वहां का एक व्यक्ति था और ये कौन था? एक चित्रकार। फ्रेडरिक सायरू कौन था? चित्रकार था। फ्रेडरिक सायरू के जो चित्रकार था वो किस विषय पर चित्र बनाता था? तो वो बनाता था पूंजीवादी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि पूंजीवादी होते क्या। तो आपने देखा होगा कि 3 प्रकार के देश होते हैं, एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, आप देख रहे हो, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। क्लियर है? तो फ्रांस में कौन सी व्यवस्था थी? पूंजीवादी। और भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित। तो जो सायरू था उसके जो चित्र थे वो पूंजीवादी पर बनाए गए थे। क्लियर हो गई बात? चलो दूसरी बात आती है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो सभी को पता है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 जुलाई सन 1789 को। क्लियर है? चलिए अब आता है कि फ्रांस की सामूहिक पहचान भावना का हिंसा नहीं है तो मताधिकार नहीं है। उसके बाद नेपोलियन के संदर्भ में सही नहीं है। नेपोलियन के संदर्भ में सही नहीं है, यानी उसने लोकतंत्र को बढ़ावा नहीं दिया। ठीक है, लोकतंत्र को बढ़ावा दिया, ये सही नहीं है, यानी उसने लोकतंत्र को बढ़ावा दिया था। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है कि उदारवाद शब्द लेटिन भाषा के किस शब्द से बना है? आपने देखो, उदारवाद शब्द लेटिन भाषा के आजाद शब्द से बना है। कौन से बना है? आजाद शब्द से बना है। उदारवाद शब्द लेटिन भाषा के आजाद शब्द से बना है। उसके बाद आता है कि जो दर्शन परंपरा और रूढ़िवाद रिवाज को मानता हो वो रूढ़िवादी होता है। दर्शन परंपरा को मानने वाला रूढ़िवादी। याद हो गया? हम देखते हैं कि परंपरा को मानने वाला कौन कहलाता है? रूढ़िवादी। चलिए उसके बाद वियना संधि में, वियना संधि कब हुई थी? 1815 को, याद रखना।
वियना संधि कब हुई थी? 1815 को। और वियना संधि का जो उद्देश्य था, मतलब अमेरिका देश शामिल नहीं था। याद रहेगा, खालिस्तान में आ जाए या ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि वियना संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था। तो कौन सा देश शामिल नहीं था? अमेरिका शामिल नहीं था। उसके बाद वियना संधि में शामिल देश 3 देश थे। ब्रिटेन, ठीक है, 3 देश थे, ब्रिटेन, रूस और प्रसा। याद रखना, वियना संधि में कितने देश थे? ब्रिटेन, रूस और प्रसा। याद रहेगा, 3 देशों के नाम याद रहेंगे। वियना संधि कब हुई थी? 1815 को। कौन सा देश शामिल नहीं था? कौन से देश थे? ब्रिटेन, रूस और प्रसा। क्लियर है। उसके बाद आता है 1815 में वियना संधि की बेजबानी किसने की थी? तो की थी ऑस्ट्रेलिया। एक ऑस्ट्रेलिया देश था, ऑस्ट्रेलिया ऐसा एक था, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया एक देश था, उसने उसकी मेजबानी की थी। उसके बाद आता है ईश्वर की मर्जी राष्ट्र की इकाई है। ये किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि ईश्वर की मर्जी राष्ट्र की इकाई है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था ज्यूसेप्पी मैल्सिनी ने। एक नाम है ज्यूसेप्पी, ऐसा लिखा हुआ है ज्यूसेप्पी, है ना, ज्यूसेप्पी मैल्सिनी, है ना, बेल्सिनी ऐसा लिखा हुआ है, बेल्सिनी। ठीक है, तो देख लेना, आप लोग को ये याद रख लेना, नाम बहुत ये है, कठिन है ना। ज्यूसेप्पी बेल्सिनी ने कहा था, क्या कहा था कि राष्ट्र की, मतलब ईश्वर की मर्जी राष्ट्र की इकाई है। उसके बाद फ्रंट संसद आयोजित हुई थी 1848 में। जर्मनी के एकीकरण के समय जनक कौन थे? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसके जनक कौन थे? तो प्रधानमंत्री ऑटो वान। जर्मनी का जब एकीकरण हुआ था उस समय जनक कौन थे? प्रधानमंत्री ऑटो वान। एकीकरण के बाद जर्मन राष्ट्र जो घोषित किया, किसने किया था? लेनिन ने। हमने जर्मन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जर्मन का जो ये हुआ था, जनक कौन थे? ऑटो वान। याद रखना, जर्मन के जो जनक थे, प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री थे ऑटो वान। ठीक, इसका ये हुआ। उसके बाद जर्मनी के एकीकरण के बाद 19वीं सदी में इटली में जो राज्य को बांटा था, वो कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। इटली का जब एकीकरण हुआ था तो कितने भागों में बांटा था? 7 भागों में। याद रखना, ये कितने भाग थे? 7 भाग। ये भी खालिस्तान में पूछा जाएगा। ठीक, उसके बाद 1861 में इटली का राजा घोषित किया था, तो है ब्रिटानी संसद को किया था। ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब हुआ था? गठन में स्कॉटलैंड और इंग्लैंड थे, और एक नारी का रूपक मारियान को माना जाता है। एक नारी रूपक, किसको नारी रूपक? याद रखना, ये पूछा जाएगा, एक नारी रूपक, ठीक है, ये मारियान। ठीक, तो हमने लगभग इस अध्याय से 15 से 20 ऑब्जेक्टिव तैयार किए हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने पहले प्रश्न पर आया कि वियना संधि में कौन सा देश शामिल नहीं था? अमेरिका। वियना संधि में कौन से देश शामिल थे? ब्रिटेन, रूस और प्रसा। ये याद हो जाना चाहिए। ठीक है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 14 उस समय राजा कौन था? ये सब हमारे जितने ऑब्जेक्टिव आप नोट करेंगे और बार बार पढ़ते जाएंगे तो बहुत जल्दी से, आसानी से याद हो जाएंगे। क्लियर है?